बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया था, एक्सरसाइज उसकी रह गई है और एक्सरसाइज आप ख़ुद सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने सारे के सारे पढ़ लिए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। और इस स्टेट ऑफ मैटर में हम लिक्विड वाले स्टेट को डिस्कस करेंगे और ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देंगे या फिर क्वेश्चन भी हुआ तो आप इस नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है। ये टॉपिक भी आपका 9 से रिलेटेड है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा मैटर और उसकी टाइप्स है ये सारी की सारी। मैटर क्या होता है? हम मैटर बोलते हैं कि वो चीज़ जो मास भी रख रही होती है और स्पेस भी। मैटर को हम किस तरह पे डिफ़ाइन करेंगे? मैटर को डिफ़ाइन करेंगे, मैटर वो तमाम चीज़ें जो वज़न रख रही होती है या फिर जगह घेर रही होती है, उन तमाम चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मैटर। अगर आप पूरी यूनिवर्स की बात करो तो फिर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जिसका मास भी ना हो या वो जगह भी ना घेर रही हो। तो हम कहेंगे कि हर एक चीज़ जो है इसकी मैटर होती है। मैटर की एग्जाम्पल में आप लिखो, उठा के कुछ भी लिख सकते हो। आप बुक लिख लें, ठीक है, उसका भी मैस होते हैं, जगह भी घेर रही होती है। इसी तरह चेयर, जो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे लिखते जाए। एग्जांपल में बहुत सारी एग्जांपल इसकी आ सकती है। मैटर को फर्दर क्लासिफाई किए गए मेन जो 3 टाइप्स के अंदर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर है। इसके अलावा भी इसको डिवाइड किया गया। आगे प्लाज्मा स्टेट भी होती है, लिक्विड क्रिस्टल भी है, लेकिन उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मेन टाइप पे फोकस करेंगे। और मेन टाइप कौन कौन सी है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस होती है। वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको भी चेक कर लेते हैं, फिर हम लिक्विड सेट की तरफ मूव करेंगे। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड को डायग्रामेटिक अगर बात करें तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तीनों को हम डायग्रामेटिक वे से देखते हैं। याद रखने, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कम्पैक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं और इनके दरमियान बिल्कुल भी फासला नहीं होता। जब फासला नहीं होता तो इसी वजह से सॉलिड जो है सारे के सारे आपको क्या नज़र आते हैं? हार्ड होते हैं। सारे के सारे सॉलिड हार्ड होते हैं। इसके वजह इनके दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं है और इनके दरमियान जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। इसके अंदर मैं लिख रहता हूँ यहाँ पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो एक ख़ास शेप के अंदर होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। लिक्विड के गैस से बात करो तो मॉलिक्यूल सॉलिड के मुकाबले में थोड़े से फासले पर होंगे। जब वो फासले पर हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस तरह नहीं होगी जैसे कि सॉलिड के अंदर होती है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। इसके मुकाबले में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? वीक होंगी। इसीलिए हम कहते होते हैं कि लिक्विड जो है, लिक्विड के एक ख़ास शेप नहीं हो सकती क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस की वजह से इनकी ख़ास शेप तो नहीं होती है लेकिन ख़ास वॉल्यूम में इसका फिर हो जाते हैं। इसके ऊपर आप आगे इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट है गैस। तो गैस के केस में थोड़ा और इससे वीक हो जाती हैं। इसको हम कंपैरिजन देखेंगे लिक्विड के साथ। अगर लिक्विड के कंपैरिजन में इसको देखें तो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? मॉलिक्यूल ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए, तो इसका मतलब है स्पेस भी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल के दरमियान। अब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। इसी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेंडमली मूव करते होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस की कोई ख़ास शेप भी नहीं होती है, कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता, क्योंकि हर एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह लिक्विड के केस में आओ तो लिक्विड की शेप नहीं होती है। ये शेप अडॉप्ट करते हैं किस चीज़ की? जिस कंटेनर में आप इसे डाल देंगे उस तरह की इसकी शेप हो जाएगी। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और उस वॉल्यूम की वजह ये होती है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके दरमियान हैं जो 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रख सकती हैं। सॉलिड के केस में आओ, हार्ड है, स्ट्रांग है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी उसके दरमियान बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से सॉलिड की खास शेप भी होगी, वॉल्यूम भी होगा। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए पूरे तीनों चैप्टर्स के अंदर ये आपके अलग-अलग से 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। सॉलिड का अलग, लिक्विड का अलग, गैस के अलग। हम लिक्विड वाले को डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं तीनों चैप्टर्स के अंदर। क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस
और इंटरमालिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों सेल में रखना है। इनकी बेसिस पे हम सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे और सारा कुछ डिस्कस भी करेंगे। लिक्विड स्टेट आपके पास लिक्विड चैप्टर है। लिक्विड स्टेट को किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर है इन विच इंटरमालिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। गैसेस तो स्ट्रांग है लेकिन वीकर देन सॉलिड। बात क्लियर यहाँ से कि सॉलिड से इसके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं और गैसेस से इसकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। एग्जांपल मैंने लिख ली, वाटर इसकी एग्जांपल है, इथेनॉल इसकी एग्जांपल है। पीरियोडिक टेबल उठाओ तो वहाँ पे मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एग्जांपल आ गई। तो बहुत सारी एग्जांपल आपके जहन में भी होंगी, आप बहुत सारी एग्जांपल लिक्विड स्टेट की दे सकते हो। लिक्विड स्टेट की फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी है, 1 बाय 1 इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? शेप है, वॉल्यूम है, एवोपरेशन है, वेपर प्रेशर, डाइफ्यूजन, मोबिलिटी और फ्लूइडिटी, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, फिर इनके फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे। अगर अब बात करो लिक्विड की, लिक्विड देखें, हमने कहा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। जब उसके दरमियान डिस्टेंस होता है तो क्या उसकी शेप पॉसिबल है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस लिक्विड की जो है वो शेप नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? अडॉप्ट द शेप ऑफ, अडॉप्ट शेप ऑफ कंटेनर। आप जिस भी कंटेनर के अंदर डालोगे ये वैसे ही शेप इख्तियार कर लेगा। मिसाल के तौर पे आप अगर इस तरह के गिलास के अंदर इसको डाल रहे हो, वाटर की एग्जांपल ले रहे हो, तो ये इसकी शेप अडॉप्ट कर लेगा। इस तरह के अगर किसी कंटेनर में डाल रहे हो तो इस तरह की ये शेप अडॉप्ट कर रहेगा। ये डिपेंड करते हैं कंटेनर के ऊपर कि जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर इसके वॉल्यूम की बात करो तो इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसी नहीं है कि गैस की तरह हो कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है और रेंडमली मूव कर सकते हैं। इसके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए इसका ख़ास और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। नेक्स्ट आपके पास तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो एवोपरेशन है। एवोपरेशन क्या होती है? एवोपरेशन को हम डिफाइन करते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज एवोपरेशन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो वेपर्स। वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना लिक्विड का या गैस फॉर्म के अंदर चले जाना क्या कहलाएगा? एवोपरेशन कहलाएगा। याद रखना है ये एवोपरेशन के लिए हमें किसी भी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर इसके लिए हमें नहीं ज़रूरत है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी एवोपरेशन हो सकती है। और उसकी वजह क्या है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। याद रखना यहाँ पे सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल। इनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसकी होती है, गैस की, इसलिए वो रेंडमली मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड के गैस में टेम्परेचर हमारे पास कोई ख़ास फैक्टर नहीं है। टेम्परेचर अगर ना भी हो तो फिर भी अगर जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स सपोज ये आपके पास कंटेनर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है, अब जिस मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक, लेट्स सपोज यहाँ 1-2 मॉलिक्यूल्स ड्रा कर लेते हैं, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर ये किस तरफ मूव करेंगे? ये सरफेस की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से फिर सरफेस से ये स्केप कर जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने वाले मॉलिक्यूल्स इस पूरे कंटेनर को छोड़ते जाएंगे और गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे, गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे। हम बोलेंगे एवोपरेशन हुई है और ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट इसके फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे। वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं, फिर दोनों के फैक्टर्स को इकट्ठा देखेंगे। वेपर प्रेशर क्या है? अब वेपर प्रेशर देखें, नाम से ज़ाहिर है कि वेपर वाला प्रेशर, वेपर का प्रेशर। अब लेट्स सपोज आपके पास में पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by vapors on the surface of liquid। वो वाला प्रेशर जो वेपर्स जो उड़ गए, यहाँ से देखिए वेपर्स उड़ गए, अब ये किसके अंदर होगा? वेपर प्रेशर आप कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकोगे? ओपन कंटेनर के अंदर। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए आप क्लोज कंटेनर अगर रखो, लेट्स सपोज हम कंटेनर ये रखते हैं, इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, वो क्या होगा? इस सिस्टम को छोड़ के ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे और
जो कंटेनर है वो ऊपर से क्लोज है, तो यहाँ पे जाके ये जो गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुए थे, ये जो ही यहाँ पे इस तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे आके किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो ये दोबारा फिर नीचे क्या होंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। इस प्रेशर को हम क्या बोलते होते हैं, वेपर प्रेशर बोलते होते हैं। अब वेपर प्रेशर के भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। याद रखना यहाँ से ये ऐसा, इसकी एक और डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। देखिए जितने मालिक्यूल्स यहाँ से एवोपरेट करके ऊपर जाएंगे उतने मालिक्यूल्स नीचे आएंगे। यहाँ पे लिखो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर, और वेपर्स दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो एवोपरेट होने वाले मालिक्यूल, लेट्स सपोज मैं बात करूँ, अगर लेट्स सपोज 5 मालिक्यूल एवोपरेट होकर ऊपर जा रहे हैं, तो 5 मालिक्यूल, एक टाइम ऐसा आएगा कि 5 मालिक्यूल जो वो कंडेंस होकर क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो एक स्टेज आएगी कि इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम वाली स्टेट हो जाएगी। तो हम वो कहेंगे कि वो वाला प्रेशर जो इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर लगेगा उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब ये जो एवोपरेशन है और वेपर प्रेशर है, इन दोनों के फैक्टर्स हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। दोनों के फैक्टर्स को साथ देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, देखिए सरफेस एरिया एक फैक्टर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर है। अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड यहाँ पे एक ऐड हो गया। बाकी देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी यही है। इस तरह साइज ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, दोनों को साथ में चेक करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है एवोपरेशन का सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, लेट्स सपोज मेरे पास 2 कंटेनर है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। अब दोनों के अंदर वाटर पड़ा हुआ है, तो आपके ख्याल से सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा? तो सरफेस एरिया इस वाले कंटेनर का ज़्यादा है, इसके सरफेस एरिया के यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जबकि इसका सरफेस एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब एवोपरेशन होगी जब, तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करके और इस अपरेटस को छोड़ के या इस कंटेनर को छोड़ के बाहर की तरफ मूव करेंगे, गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एवपोरेट करके बाहर की तरफ मूव होंगे, गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जब सरफेस एरिया छोटा है, जब सरफेस एरिया छोटा है तो कम मॉलिक्यूल जो हैं एक टाइम के ऊपर जो है वो यहाँ से एवपोरेट करके बाहर जा सकते हैं। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने कम मॉलिक्यूल जो है वो एवपोरेट करके ऊपर जा सकते हैं, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है एवपोरेट करके ऊपर जा सकते हैं। इसलिए हमने लिख लिया कि सरफेस एरिया का एवोपरेशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता जाएगा एवोपरेशन उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, या फिर वाइस वर्सा एक बार लिखा हुआ है कि जितना सरफेस एरिया आप कम रखोगे उतनी एवोपरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एवोपरेशन। अब इसमें क्या है, देखिए मॉलिक्यूल के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये मॉलिक्यूल्स है इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है तो इसका मतलब है एवोपरेशन क्या होगी, कम होगी। और अगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे एवोपरेशन के ज़्यादा चांसेस है। एग्जांपल आप इसकी ले लो, वाटर ले लें इसकी एग्जांपल, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू एसीटोन। तो एसीटोन के ज़्यादा वेपर्स बढ़ेंगे, एवोपरेशन होगी, और वाटर की जो है वो एवोपरेशन कम होगी। वजह क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक में स्ट्रांग है और एक में वीक है, इसलिए हमने लिख लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एवोपरेशन के। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा एवोपरेशन कम, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम तो एवोपरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। टेम्परेचर फैक्टर की बात करेंगे। वैसे हमने कहा कि एवोपरेशन के लिए कोई ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एवोपरेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवोपरेशन के। अब अगर आप लेट्स सपोज ये तो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर वेपर्स बन रहे हैं, एवोपरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर नीचे 50 डिग्री रख लो तो और ज़्यादा हो जाएगी, 100 कर लो तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की और ज़्यादा होती जाएगी, पहले से ज़्यादा है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर दिया, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी, उनके दरमियान कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जल्दी क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकलते जाएंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर
उतना ही आपके पास क्या हो जाएगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे। इसलिए हमने लिख लिया कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवापोरेशन के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी एवापोरेशन ज़्यादा। इस तरह आ जाओ फैक्टर अफेक्टिंग वेपर। अब वेपर प्रेशर के केस में पहली जो इसके फैक्टर आ गया वो नेचर ऑफ लिक्विड है। अब नेचर ऑफ लिक्विड दो तरह के, देखिए नेचर या तो कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। अब देखने पोल्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज कोई अगर बात करो तो जिनके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पोल्स बनते होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनके अंदर स्ट्रांग होती है। तो यही बात, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली बात यहाँ पे लिख सकते हो आप, या आ सकती है वो आपके जहन में। और नॉन पोलर के केस में ऐसे कोई पोल्स तो नहीं होते कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नॉन पोलर और पोलर के दरमियान फ़र्क क्या हो जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं वो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा। उसकी वजह क्या है कि उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इस तरह अगर नॉन पोलर के केस में बात करो तो वेपर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे। नॉन पोलर के केस में वेपर्स जो है वो ज़्यादा बनेंगे और उसकी वजह से क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जल्दी से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या थोड़ा सा टेम्परेचर देने से भी वो ओवरकम हो सकती है, तो ये ज़्यादा बनेंगे वेपर्स। तो नॉन पोलर के केस में वेपर जो है, वेपर प्रेशर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोलर। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल इसकी वाटर और एसीटोन वाली आ जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही वाला फैक्टर ऊपर भी डिस्कस किया। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। ये पेंटेन है आपके पास एक, और दूसरा डिकेन है। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं वेपर प्रेशर को। पेंटेन के केस में आपके पास कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, और डिकेन के केस में 10 कार्बन होते हैं। तो किसका साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिकेन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेंटेन। तो जिसका जितना ज़्यादा साइज होगा उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल छोटा है, कम है, तो जल्दी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बनेंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेंगे, एवापोरेट होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशन है वेपर प्रेशर के साथ। जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी ही जो है आपके पास वेपर ज़्यादा बनेंगे और उतनी वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाओगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा, जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे वेपर प्रेशर आपके पास उतना ही कम होता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डायफ्यूजन। डायफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या हायर कंसंट्रेशन टू हायर से लोअर की तरफ। डायफ्यूजन होती है हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल का मूव करना। सिंपल सी एग्जांपल है, ये आप खुद भी घर में कर सकते हो। एक कंटेनर में पानी ले लें, ठीक है, और उसके अंदर आप डाल लो इंक, 1-2 ड्रॉप इंक के डाल दो। तो आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे कि ये सारी की सारी जो इंक है ये पूरे वाटर के अंदर क्या होगी, ये मिक्स होगी। तो आप यहाँ पे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि मिक्सिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सिंग, ये लिखो होमोजीनियस मिक्सिंग। आप इंक जब इस पर डालोगे तो वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि वाटर यहाँ पे था या नहीं। ठीक है, तो डायफ्यूजन के केस में जो है मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करके जाते हैं, होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे। ये एग्जांपल आप खुद भी घर में कर सकते हो। तीसरी इसके बाद जो प्रॉपर्टी है मोबिलिटी और फ्लूइडिटी, दोनों को साथ देखें। मोबाइल होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं थोड़े बहुत फासले पर होते हैं, दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत फासला होता है। इस तरह फ्लूइडिटी क्या मतलब है, एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो। तो इसी वजह से ये फ्लो करने की एबिलिटी की वजह से आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर वाटर को डाल सकते हो। मोबिलिटी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करके जा सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर इसकी बात करो लिक्विड की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते होते हैं व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब जो है वो वाटर या कोई भी लिक्विड जो आपके पास बॉयल करेगा। अब इसके भी दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके, एक्सटर्नल प्रेशर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, कम होगा। अगर ये स्ट्रांग है
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। इसके उलट बात करो, अगर ये वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये जल्दी वो बॉयल कर जाएगा। इस तरह एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है या एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम है तो फिर क्या होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा उतनी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास, कम हो जाएगा। एक्सटर्नल जो प्रेशर है इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। लास्ट आपके पास है डेंसिटी है। डेंसिटी को यहाँ पे देखिए, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी को डिफाइन करते हैं मास और वॉल्यूम का रिलेशन है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें, अगर हम कंपैरिजन में बात करें कि डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होगी, लिक्विड की ज़्यादा होगी या फिर गैस की, तो आपने वो 2-3 चीज़ें जो आपको स्टार्ट में बताई थी वो जहन में रखनी है। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, एक ख़ास शेप होती है इसकी, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होते हैं। इसके केस में आओ, स्पेसिफिक वॉल्यूम तो होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग, मैं लिख लेता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है लेकिन फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। गैसेस के केस में दोनों चीज़ें नहीं होती है, ना वॉल्यूम होता है और ना ये आपके पास कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या है, वो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर। मास के साथ डेंसिटी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और वॉल्यूम के साथ इसका क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब देखें, जितना ज़्यादा अगर मैस है तो इसका मतलब है डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। वॉल्यूम के साथ रिलेट करो तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है, तो कम हो जाएगी। गैसेस के केस में आओ, इसके केस में कोई वॉल्यूम ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसके केस में, गैसेस के केस में डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन के अंदर है। अब लिक्विड के केस में आओ, लिक्विड के केस में थोड़ा वॉल्यूम होता है लेकिन इससे क्या होगा, कम होगा, ख़ास वॉल्यूम होते हैं तो इसकी जो है इससे ज़्यादा होगी डेंसिटी, जो है वो लिक्विड की डेंसिटी जो है वो गैस से ज़्यादा होगी क्योंकि इसके ख़ास वॉल्यूम होते हैं। अब अगर आप आ जाओ सॉलिड के केस में, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है, ख़ास वॉल्यूम भी है, ख़ास शेप भी है, मॉलिक्यूल पास पास भी है, सारा कुछ। तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन इनवर्स है, जिसकी वजह से गैसेस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, उससे ज़्यादा किसकी होगी जाएगी, लिक्विड की हो जाएगी, फिर उससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सॉलिड की हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात की, लिक्विड सेट की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये सारी डिस्कस की हैं, इनके फैक्टर्स के ऊपर बात की है, फिर इनके फैक्टर्स का रिलेशन हमने देखा है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। आपका काम ये है कि आपने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पास लिख लेना है और इस पूरे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के जो इसको ना लिखें, इसको छोड़ दें। इस तरह फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है इनमें से आपने MCQs बना के वो सेंड कर देनी है। MCQs बनाएंगे इससे पूरे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक से और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करेंगे। इस तरह वीडियोज़ को देखते रहें। शुक्रिया।